Hello, बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा, एक और नए से चैप्टर के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक हम लोगों ने कवर कर लिया है अपनी पार्ट्स की प्लेलिस्ट में, और ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए सजी धजी हुई रखी हुई है, तो इसको जाके फटाफट से कवर कर लेना। ये जो टॉपिक है, ये फाइनेंशियल मार्केट का हम लोग करने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूं और इसके जो है 5 पार्ट्स में आपके लिए लेके आऊंगा। फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन, जो ये वाली क्लास है, फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी और मनी मार्केट, मनी और कैपिटल मार्केट, फिर आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, एक क्लास आएगी स्टॉक एक्सचेंजेस की, और एक क्लास आएगी सेबी की। तो यार, ये जो है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए एंड सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो भैया, ये सारी प्लेलिस्ट, ये सारी वीडियोस, ये सारी पार्ट्स को और इन सारे सेशंस या क्लासेस को आप लोग कवर करते रहिएगा। तो चलिए यार, समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ओके, तो यार, फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले ना हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों ये मार्केट क्या होता है, तो आपका एक ही जवाब आएगा कि सर, मार्केट वो जगह होती है जहां पे बेचने वाले भी हैं, जहां पे खरीदने वाले भी हैं, यानी कि जहां पे बायर्स भी हैं और जहां पे सेलर्स भी हैं। सेलर्स सामान को बेचते हैं और बायर्स पैसा देते हैं, सामान को खरीदते हैं। सर, जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा हो जाते हैं, सर, हम उसको मार्केट बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहां पे खरीद और बेच क्या रहे हैं? यहां पे हम खरीद और बेच रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, इसे हम नॉर्मल मार्केट कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तो देखो, मार्केट वर्ड का मतलब तो यही हुआ, मार्केट यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे हम कुछ खरीदने जा रहे हैं और कुछ बेचने वाले भी उस मार्केट में हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है? बेटा, यहां पे हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद या बेच नहीं रहे हैं। हम यहां पे खरीद या बेच रहे हैं किसको? सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, वारंट्स को, बॉन्ड्स को, ट्रेजरी बिल्स को, कॉमर्शियल पेपर को, कॉल मनी को, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को। ये सारे ही फाइनेंशियल मार्केट के क्या बताए मैंने आपको? इंस्ट्रूमेंट्स बताए, जिनमें आप डील करते हो, यानी कि जिनको आप खरीदते और बेचते हो। ठीक है ना? तो नॉर्मल मार्केट क्या होता है? नॉर्मल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं, अपना सामान जो है वो खरीदते और बेचते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जहां पे सेलर्स बेचते हैं, बायर्स खरीदते हैं क्या? सिक्योरिटीज को। समझ गए बात को, पूरी कहानी? ठीक है। अब ये जो है ना कि भाई मार्केट कितने तरीके के होते हैं, सर, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सर, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सर, ये मनी या कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट्स तक जाना पड़ेगा, वो वाली वीडियोस भी कवर करनी पड़ेंगी, तभी क्लैरिटी जो है आपके माइंड में अच्छे तरीके से बनेगी। तो यार देखो, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखो, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप क्रिएट कर रहे हो, है ना? क्रिएट क्या हो गया? आपका पहला कीवर्ड हो गया। और जहां पे आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज क्या हो गया? आपका दूसरा कीवर्ड हो गया। जहां पे आप क्रिएट कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो? नई सिक्योरिटीज, है ना? यानी कि सिक्योरिटीज यानी कि भाई शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। और जो पुरानी सिक्योरिटीज है, आप उनको क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। देखो बेटा, एक्सचेंज में आता है सेलिंग और बाइंग। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, एक्सचेंज के दो चीजें हैं, एक तो है सेलिंग यानी कि बेचना, और एक है बेटा बाइंग। अब ये बेचेगा कौन? बेचेंगी भाई आपकी कंपनीज, और खरीदेंगे इन्वेस्टर्स यानी कि हम लोग। समझ गए ना? तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप नई सिक्योरिटीज में डील करते हो। अब नई सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरी एक कंपनी है, और मेरी अभी कंपनी 4-5 साल हुआ है, और मुझे पहली बार शेयर्स इश्यू करके पैसे कमाने हैं। आपने अकाउंट्स में भी शेयर्स वाला चैप्टर अमन सर से पढ़ा होगा, तो उन्होंने समझाया होगा कि शेयर कैपिटल का या शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो अपने शेयर्स बेचती है और पब्लिक उनको पैसा देती है। पब्लिक करती है इन्वेस्टमेंट और कंपनी को मिलता है पैसा। क्यों मिलता है पैसा? वो क्या करती है इस पैसे का? पैसे को शेयर के तौर पे जो शेयर कैपिटल आती है ना, उस पैसे को कंपनी अपने पास रखती है और जगह जगह इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करके पैसे बनाती है। समझ गए बात को? कुल मिला के कहानी समझ में आ गई? तो न्यू इश्यूज का मतलब क्या है कि मेरी अगर कोई कंपनी है 4 या 5 साल पुरानी, और भैया अब मेरी कंपनी पहली बार शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठाना चाहती है ना, उसे कहते हैं न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इसलिए यहां पे क्रिएशन वर्ड का यूज हुआ है। अच्छा,
और कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो पुरानी है। अब फर्ज कीजिए कि आपके पास टाटा का एक शेयर है, मान लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसके पास टाटा का एक शेयर है, मान लो, फर्ज कर लो। मैं टाटा का शेयर खरीदना चाहता हूं, आपके पास है, आप बेचना चाहते हो, तो आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूं, यह क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसका? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का। टाटा का वो शेयर आपके पास 20 साल से है, तो आप बेचना चाहते हो, मैं खरीदना चाहता हूं, जो भी रेट होगा वो डिसाइड कर लेंगे आपस में। करेक्ट है ना बात? ओके, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज कर रहे हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो चलो यार, एक कंसेप्ट ना मैं आपको और ऐसा समझा दूंगा कि आपको पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखते हैं कंसेप्ट क्या है। देखो, एक तरफ है आपका फाइनेंशियल मार्केट, एक तरफ क्या है? एक तरफ है आपका फाइनेंशियल मार्केट, एक तरफ है हाउस होल्ड सेक्टर, और एक तरफ है आपका फर्म सेक्टर। अब देखो, टोटल कहानी इतनी सी है कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, यानी कि मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोग जो अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी जगह पे, है ना, हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा है और हम कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। और फर्म सेक्टर वो होती है जो भैया बिजनेस करती है, धंधा करती है, पैसे बनाती है। अच्छा, तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं जिनको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर को सरप्लस सेक्टर यहां पे कहा गया है, जबकि फर्म सेक्टर को डेफिसिट सेक्टर कहा गया है, क्योंकि इनको पैसों की जरूरत है ताकि ये अपने बिजनेस को चला सकें, और हमारे पास पैसे हैं ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनको इन्वेस्टमेंट क्या है? चाहिए, यानी कि इनको फंड्स चाहिए ताकि ये भैया अपना बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है यहां पे? बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर मिलेंगे कहां पे? वो मिलेंगे फाइनेंशियल मार्केट पे। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है ना। फाइनेंशियल मार्केट क्यों है? फाइनेंशियल मार्केट है इस दुनिया में ताकि वो इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करे, किसके बीच में? हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में और फर्म सेक्टर के बीच में। अच्छा, अब मैं देखूं बायर या सेलर कौन है, तो फर्म जो है ना वो सेलर है, फर्म जो है वो सेलर है, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो बायर है, यानी कि ये शेयर्स बेचते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर ये शेयर बेचते हैं और ये शेयर को खरीदते हैं। अब एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द सरप्लस सेक्टर। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। सरप्लस सेक्टर, सरप्लस सेक्टर कौन है? हाउस होल्ड्स, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड डेफिसिट सेक्टर कौन है? बिजनेस फर्म्स, जिनके पास पैसा नहीं है और उनको पैसा चाहिए। समझ गए ना टोटल कहानी क्या है? तो भैया फाइनेंशियल मार्केट वो इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां पे कंपनियां भी हैं और जहां पे बायर्स भी हैं। कंपनियां शेयर्स को बेच रही हैं और बायर्स शेयर्स को खरीद रहे हैं। समझ गए? यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर के पास थोड़ा बहुत पैसा है, इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर को सरप्लस सेक्टर बोला जा रहा है, और फर्म सेक्टर को पैसों की जरूरत है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो उनको डेफिसिट सेक्टर बोला जा रहा है। तो चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये दिखाता हूं, बहुत मजेदार चीज है। फाइनेंशियल मार्केट के ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो चलो उनको जानते हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आगे आने वाली क्लासेस जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट जो है इसके दो पार्ट्स निकल के आते हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स निकल के आते हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। अब देखो, मनी मार्केट के और कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन मनी मार्केट के ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बता दिए हैं। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल बिल। अब इनके बारे में खास बात यह है कि वो जान लो, ये बेटा बोर्ड्स में डिलीटेड टॉपिक है ना। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बोर्ड्स में नहीं आते हैं, लेकिन सीयूईटी में आते हैं। लेकिन कहां आते हैं? सीयूईटी में आते हैं। सीयूईटी में डिलीटेड टॉपिक नहीं है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। समझ गए ना?
कमेंट करके बता देना कि भैया मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप पढ़ने के इच्छुक हैं या नहीं है, क्योंकि सीयूटी में आ रहे हैं, बोर्ड्स में नहीं आ रहे। अब मैं जब क्लास लूंगा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि आपको ये पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके क्लैरिटी दो कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। कैपिटल मार्केट के बारे में बात करें तो भैया इनके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका प्राइमरी मार्केट और एक है आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। ओके, तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी हम लोग एक क्लास में बात करने वाले हैं। और यहां पे अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वो है आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड अदर्स। मेन तीन होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। तो ये क्या है भैया, सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स मान लो, स्टॉक एक्सचेंजेस के इंस्ट्रूमेंट्स मान लो। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर में आप पैसा लगा सकते हैं। समझ गए ना। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के क्या हो गए भाई, आपके सामने कंपोनेंट हो गए। अब देखो, एक क्लास मैं ये वाली लेके आया हूं जो आपको अभी चल रही है, एक क्लास मैं ये वाली लेके आऊंगा जो आपको दूसरी क्लास देखने के लिए मिलेगी, एक क्लास में आपको ये वाली लेके आऊंगा जो आपको तीसरी क्लास देखने के लिए मिलेगी, चौथी क्लास होगी स्टॉक एक्सचेंजेस की और पांचवी क्लास होगी सेबी की। सारी क्लासेस अगेन बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से देखने के लिए आपको पेपर में मिलते हैं। चलो एक बार साइड हो जा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब बात करता हूं बेटा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फंक्शन अगर फाइनेंशियल मार्केट का वो कुछ है तो वो है हमारे हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स को मोबिलाइज करना। कहां पे मोबिलाइज करना, देखो मोबिलाइज का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी है लेकिन मैं दिन भर सोता रहता हूं, तो उस एनर्जी का कोई काम नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो पैसा बैंक में रखा हुआ है, तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है, तो वो पैसा बेटा किसी काम का नहीं है, वो बचा रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और एक दिन होगा कि भैया वो पैसा खर्च हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो भैया एलोकेटिव फंक्शन यहां पे आपका कीवर्ड है। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब यह होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा है, जो सेविंग्स है ना, उनको मोबिलाइज करो और उनको चैनलाइज करो। कहां चैनलाइज करो, कहां चैनल लगाओ, कहां चैनलाइज करें अपनी एनर्जी, ठीक है। जैसे मेरे बॉडी में बहुत एनर्जी है लेकिन मैं काम कुछ नहीं करता, एग्जांपल दे रहा हूं, कहां चैनलाइज करेंगे, अरे भाई पढ़ाई में करेंगे, अपना खेल कूद में करेंगे, फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, या अपना कोई काम है तो काम करेंगे, खाली घर पे बैठने से क्या हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर पैसा है तो उसको चैनलाइज करो। कहां चैनलाइज करें, इन द मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज, यानी कि जहां पे पैसा आपके लिए काम करे। देखो अमीर होने के दो उपाय हैं, या तो आप जी जान लगा के काम करें, वो तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी अपने पैसे को काम पे लगा रहा है ना, वो होता है अमीर। पैसा काम पे कैसा लगता है, आप दिन में 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटे के पैसे कमाएंगे, लेकिन आपका पैसा 24 घंटे काम करेगा। अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, आप सो भी रहे होगे तो पैसा डबल हो रहा होगा। समझ गए इस हिसाब से। ओके, तो ये हो गया आपका पहला कीवर्ड। अगर मैं मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज को शॉर्ट में बताऊं तो यहां पे भैया आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करो, खुश रहो, पैसा अपना डबल करो। वो आपने हेरा फेरी देखी होगी, वहां पे कहता है ना 25 दिन में पैसा डबल। कैसे होगा पैसा डबल, हेरा फेरी नहीं करनी है, आपको सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना है। ओके, अब फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस तय होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये मेरा पास एक मार्कर है, मार्कर मेरी जेब में रखा हुआ है। क्या आप इस मार्कर का प्राइस बता सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, लेकिन यही मार्कर अगर दुकान में रखा हुआ है, दुकान वाला इसकी प्राइस बता देगा, इसकी प्राइस 10 रुपए, समझ रहे, या 20 रुपए। समझ गए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक मार्केट में जाके ही गुड्स एंड सर्विसेज की असली प्राइसेस पता लगती हैं। समझ रहे हो, एक मार्केट में जाके ही गुड्स और सर्विसेज की असली प्राइस पता लगती है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपने डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट प्राइस तय करता है, किसकी प्राइस तय करता है? फाइनेंशियल एसेट्स की। और कौन तय करता है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन। तीसरे फंक्शन पे आते हैं, ठीक है, तीसरे फंक्शन पे आते हैं, और ये क्या है कि बेटा फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट करता है। लिक्विडिटी का मतलब आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, दोबारा याद दिला रहा हूं। लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जो तुरंत आप किसी भी चीज को आप कितनी जल्दी पैसे में यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। जैसे ये मार्कर है, मैं चाहूं किसी को भी बेच दूं, दिस मार्कर इज हाईली लिक्विड बिकॉज इट कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो भैया क्या मतलब हुआ? एनीथिंग विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश इज नोन एज लिक्विडिटी।
और फाइनेंशियल मार्केट में जो एसेट्स है ना, जो शेयर्स है ना, जो डिबेंचर्स है ना, मेरे पास 50 साल पुराना शेयर्स है, लेकिन मैं उसको आज बेच दूं, मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे कैश मिल जाएगा। यानी कि यहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है ना। साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना। तो देखो यार, हम फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि शेयर्स या डिबेंचर्स को बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैश को हम बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल एसेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पैसा है, मैंने टाटा के शेयर खरीद लिए, अब पैसे का क्या बन गया? फाइनेंशियल एसेट। मेरे पास फाइनेंशियल एसेट है, मैंने बेच दिए, क्या बन जाएगा? कैश बन जाएगा। समझ गए ना। तो ये कौन करता है? ये भी आपका फाइनेंशियल मार्केट ही करता है। समझ गए, यहां पे सारा काम फाइनेंशियल मार्केट ही कर रहा है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस ही तो नाम पढ़ रहे हैं। ओके और फाइनेंशियल मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि आप सिक्योरिटीज का एक्सचेंज कर सकें। ओके और अब देखो, एक बात बताओ, तुम्हारे शहर में एक मार्केट है, तुम्हें दिवाली की शॉपिंग करनी है, पटाखे भी लेने हैं, दिए भी खरीदने हैं, लाइट भी खरीदनी है, मोमबत्ती भी खरीदनी है, और कपड़े भी खरीदने हैं। अब देखो, मान लो पटाखे की मार्केट अलग हो, कपड़ों की अलग हो, दियों की अलग है, तुम्हें बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत आने जाने का खर्चा भी लगाना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी मार्केट आपके शहर में जरूर होगी जहां पे कपड़े भी मिल जाएं, दिए भी मिल जाएं, लाइट्स भी मिल जाएं और पटाखे भी मिल जाएं। सही बात है ना? सही बात। अब देखो, दिवाली आ रही तो दिवाली के एग्जांपल्स आ रहे हैं। सही बात है, करेक्ट है सर जी, बिल्कुल। तो भैया ऐसी मार्केट में जाओ ना जहां कपड़े भी मिले, पटाखे भी मिले, और ये क्या कहते हैं, दिए मिल जाए, लाइट्स मिल जाए, खिलौने मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अब फाइनेंशियल मार्केट वो ऐसी जगह है जहां पे सब कुछ मिलता है, जहां पे हर शेयर, हर डिबेंचर, हर बॉन्ड, सब कुछ मिलेगा। तो इसी वजह से टाइम, एफर्ट और मनी सब बचेगा। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे। किसका टाइम? बायर्स और सेलर्स का। इन लोकेटिंग ईच अदर, उन्हें एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत टाइम बच जाएगा अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में डीलिंग करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फंक्शंस को। सबसे पहला एलोकेटिव फंक्शन। दूसरा, एलोकेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि भैया एलोकेट कर रहे हैं हमारे पैसे को अच्छी जगहों पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम कह सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स के प्राइसेस को तय करना, फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना बायर्स और सेलर्स के लिए, ताकि वो एक जगह पे आए और खरीद सकें और बेच सकें फाइनेंशियल एसेट्स को। जी हां, तो बताइए भैया कमेंट करके फटाफट से सारे बच्चे की क्लास लगी कैसी? और ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आपको क्या करना है पता है ना? आपको क्या करना है? आपको इस क्लासेस को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट कर देना है कि क्लास कैसी लगी और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो। और यार इस कॉमर्स अड्डा पे ना कुछ खास होने वाला है। हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस ला रहे हैं प्री बोर्ड्स के लिए, हम लोग आपके लिए शॉर्ट्स बना रहे हैं, वन शॉर्ट्स बना रहे हैं, पार्ट्स में वीडियोस ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भैया एक प्लेटफॉर्म कॉमर्स अड्डा 24/7 और एक सब्जेक्ट का एक टीचर, ये आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो आप बोर्ड्स में ना थोड़े भटक नहीं सकते हो, है ना? बोर्ड्स लाइफ में एक बार आ रहा है, आप भटकोगे, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, सारे टीचर्स नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट अगर आप एक टीचर से पढ़ते हो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे लॉयल रहते हो, तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया बनता है। अगर आप बहुत एक ही कंसेप्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड आप बेमतलब का डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। स्टडी मटेरियल यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, इसमें क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश क्या करनी है? एक प्लेटफॉर्म पे रहना है जिसका नाम है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल, क्योंकि यहां पे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स सबकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज सर्च एंड आई एम बिजनेस स्टडीज मेंटर। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक को, जो कि होने वाला है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में।
जैसा कि आपने मुझसे मेरे पिछले वाले वीडियो या पार्ट में पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स और होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारी इस पूरे चैप्टर की 5 पार्ट्स में वीडियोस आने वाली हैं। पहली आएगी फाइनेंशियल मार्केट, दूसरी आएगी मनी और कैपिटल मार्केट जो आप इस समय अभी देख रहे हो, फिर आएगी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, फिर आएगा स्टॉक एक्सचेंज और फिर आएगा सेबी। सेबी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने 5वें पार्ट में। तो बेटा आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को। तो चलिए शुरू करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को पढ़ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं कैपिटल मार्केट पे। देखो बेसिकली इन सारे टॉपिक्स का खेल ये है बच्चा पार्टी कि ये जितने भी टॉपिक्स है ना, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो चाहे वो मनी मार्केट हो, यहां पे आपको फीचर्स समझ में आने चाहिए। अगर आपको फीचर्स क्लियर है तो आप इन मार्केट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पेपर में लिख भी पाओगे और सीयूटी के पेपर में सही ऑप्शन मार्क भी कर पाओगे। तो अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर एज अ इन्वेस्टर, एज अ पब्लिक आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, एज अ इन्वेस्टर, एज अ पब्लिक अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बहुत सारे पैसे बहुत लंबे समय तक लगा के रखने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे पैसे बहुत लंबे समय तक। अब लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे पैसे जो मोर देन 1 ईयर हो, है ना, जो क्या हो, जो मोर देन 1 ईयर हो, यानी कि 1 साल से ज्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो होता है लॉन्ग टर्म फंड्स। और वो कहां किया जाता है? कैपिटल मार्केट में किया जाता है। कैपिटल मार्केट रिफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, यानी कि कैपिटल मार्केट वो पूरी मार्केट है जहां पे आप लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हो, चाहे वो डेप्ट हो और चाहे वो इक्विटी हो। आर रेस्ड एंड इन्वेस्टेड। देखो बेटा रेस्ड का क्या मतलब है? रेस कौन करता है? रेस करती हैं हमारी कंपनीज। क्या रेस करती हैं बेटा? पैसे रेस करती हैं। और इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्ट करती है पब्लिक। क्या इन्वेस्ट करती है भाई? ऑब्वियस सी बात है, पैसे इन्वेस्ट करती है। यानी कि कैपिटल मार्केट वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का प्लेस है जहां पे आपको लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो या तो आप डेब्ट में इन्वेस्ट करो, है ना। पैसा रेस किया जाता है किसके द्वारा? कंपनीज के द्वारा। एंड पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा, आम इन्वेस्टर्स के द्वारा। अब ये पूरी डेफिनेशन एक बार पूरी पढ़ लो। मार्केट, कैपिटल मार्केट refers to facilities and institutional arrangement through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. ठीक है, ओके। कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक सेगमेंट है, एक पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं, पहला हो गया मनी मार्केट, दूसरा हो गया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो और पार्ट होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। ये मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो यहां पे लिखा भी हुआ है। कैपिटल मार्केट क्या है? पार्टी ए और ये है पार्टी बी। अब कैपिटल मार्केट में मान लो एक जगह हूं मैं, पार्टी ए है हर्ष सर आपके, और पार्टी बी में कौन है? आप हैं, यानी कि स्टूडेंट है। अब देखो क्या हो रहा है, हर्ष सर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। इसीलिए एरो जो है ये दो तरफा बना हुआ है, ठीक है ना। मैं चाहूं तो मैं बाय करूं, आपसे खरीदूंगा तो आपको पैसे दूंगा, आप चाहो तो मुझसे खरीदो, अगर मुझसे खरीदोगे तो मुझे पैसे दोगे, है ना। कुछ इस तरीके से कैपिटल मार्केट चलता रहता है। यहां पे दो पार्टीज है, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। ओके जी, तो ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट। अब हम लोग समझते हैं कैपिटल मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट्स को। अगर आपको कैपिटल मार्केट में डील करना है तो आपको इक्विटी शेयर्स में डील करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स में डील करना पड़ेगा, डिवेंचर्स में डील कर पाओगे और बॉन्ड्स में डील कर पाओगे। बेसिकली इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ही क्या बनते हैं? ये आपकी इक्विटी बनाते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स ही आपकी इक्विटी बनाते हैं। ये हो गया इक्विटी, और डिवेंचर का मतलब हो गया डेब्ट। तो भाई दो तरीके होते हैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। अगर मैं कैपिटल मार्केट के सेगमेंट के बारे में बात करता हूं तो यहां पे दो मार्केट और है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में समझाऊंगा। कैपिटल मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात किया जाए तो भाई डेवलपमेंट बैंक्स। कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी पार्टीज हैं, अगर इनके बारे में आपको बताया जाए कि कौन कौन सी पार्टीज आपको मेजरली देखने के लिए मिलती हैं, कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो आपको मेजरली देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है डेवलपमेंट बैंक्स। अब देखो बेटा, डेवलपमेंट बैंक जैसे कि आईडीबीआई,
आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, या सिडबी, सिडबी का नाम आपने जरूर सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, वैसे तो बैंक बहुत सारे हैं, लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, मेजरली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए हमें आईडीबीआई को बनाना चाहिए। हेंस आईडीबीआई आपके सामने है। आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, सिडबी बनाया गया इस छोटी छोटी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्या होता था, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन देते थे, लेकिन सिडबी के बाद अब एक ऐसा डेवलपमेंट बैंक हमारे पास है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। तो ये दोनों डेवलपमेंट बैंक यहां पे कैपिटल मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बेटा कॉमर्शियल बैंक तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है, जैसे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, और आप लगा लो एचडीएफसी बैंक, बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक क्या है बेटा, ये सारे बैंक आपके कॉमर्शियल बैंक्स में से एक है। और स्टॉक एक्सचेंजेस की बात किया जाए तो बेटा वैसे तो हमारे देश में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट अगर आप मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करो तो वो मैं आपको दो बताऊंगा। एक बताऊंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक बताऊंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से पता लग रहा है मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम से पता लग रहा है नेशनल यानी कि दिल्ली में, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी, दो स्टॉक एक्सचेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे प्लेयर्स जो है वो कैपिटल मार्केट में अपना खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? पैसा रेस करने का, इन्वेस्ट करने का, उठाने का और गिराने का, ठीक है जी। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग को समझना है कैपिटल मार्केट के फीचर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीचर्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपिटल मार्केट के फीचर्स में सबसे पहला क्या आता है कि ये मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, यानी कि ऐसे फंड्स जो मोर देन 1 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। यहां पे मेन पार्टिसिपेंट कौन कौन है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। कैपिटल मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक्स यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना, जैसे आईडीबीआई, सिडबी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कॉर्पोरेट बॉडीज यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बेटा कंपनीज को हम लोग कॉर्पोरेट्स भी कहते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज भी कहते हैं, है ना, या कंपनी भी कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स, बेटा बाहर के जो इन्वेस्टर्स है ना, अमेरिका, रूस, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन सब के इन्वेस्टर्स जो है ना वो हमारे इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब आप पूछोगे क्यों, वो अपने देश में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बेटा उनके लिए इंडिया की जो करेंसी है ना वो बहुत सस्ती है। देखो वो अपना $1 लगाएंगे लेकिन यहां के 80 रुपए खरीदते हैं, समझ रहे हो ना, तो उनके लिए फायदा हो जाता है। उनके लिए $1 है लेकिन यहां का 80 रुपए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया के मार्केट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और आप ये नहीं भूल सकते हैं कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है एंड स्टॉक मार्केट है। आपको पता है कि भैया साल 2050 में ऐसी प्रेडिक्शन की गई है कि आपका जो ये है ना इंडिया की इकोनॉमी वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी और 2030 तक तो भैया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत जो है बनने जा रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की ऑब्वियस सी बात है इंडिया में दिलचस्पी बढ़ रही है एंड वो इन्वेस्ट करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स में पता है कौन आता है? रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं हम जैसे छोटे मोटे मिडिल क्लास लोग जो अपना थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत धन जो है वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो 5 तरीके के लोग बेसिकली यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद थर्ड जो फीचर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? जो बेटा थर्ड फीचर है उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि यहां पे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि यहां पे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज बहुत ही कम होती है, इसलिए आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही कम कैपिटल से, है ना। कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज बहुत कम होती है इसलिए आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही थोड़ी सी कैपिटल के माध्यम से। ओके, अब आते हैं द सिक्योरिटीज इन कैपिटल मार्केट एंजॉय गुड लिक्विडिटी, है ना। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज है उनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इट कैन बी सेड दैट इट इज हाईली लिक्विड। जैसे कि ये पेन है और मैं इस पेन को मार्केट में बेचता हूं तो ये तुरंत बिक जाएगा, यानी कि ये पेन बहुत ज्यादा लिक्विड है, राइट। तो कैपिटल मार्केट में जो एसेट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी कि आप उनको तुरंत बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स जो कैपिटल मार्केट में है उनके अंदर बहुत हाई रिस्क होता है क्योंकि भैया इनका रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन देम इज हाई। तो क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है
क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल मार्केट में ज्यादा है, इस वजह से रिस्क भी जो है वो ज्यादा हो जाता है। समझ रहे बच्चा पार्टी में क्या कहना चाह रहा हूं? कैपिटल मार्केट जो है वो एक मार्केट है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। कैपिटल मार्केट एक मार्केट है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। यहां के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट बॉडीज। बहुत ही कम पैसे में आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी होगी और रिस्क ज्यादा होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होगा। जी हां, आप बात समझ गए पूरी तरीके से। तो ये हो गया भैया आपका कैपिटल मार्केट। और अब हम लोग समझते हैं मनी मार्केट को। ठीक है बच्चा पार्टी? तो यार देखो, कैपिटल मार्केट का उल्टा क्या हो जाएगा? मनी मार्केट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल मार्केट का बिल्कुल उल्टा क्या है? मनी मार्केट है। जिस प्रकार से कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं, वैसे ही मनी मार्केट में हम लोग शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं, है ना, यानी कि लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। और ये भी जो है सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है सर, इतना तो हमको समझ में आ ही गया। ओके, अब हमको क्या करना है बेटा? कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ना है। आपने कैपिटल मार्केट पढ़ लिया ना, तो मनी मार्केट बहुत प्यार से समझ में आएगा। देखो, मनी मार्केट में जो फंड्स डील कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते थे। मनी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेन पार्टीज होते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, बैंक, कंपनीज, सब लोग मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। यहां पे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज्यादा पैसा लगता है। जबकि कैपिटल मार्केट में क्या पढ़ा था कि सिक्योरिटीज की कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए कम पैसे में ही काम हो जाएगा। लिक्विडिटी वहां भी ज्यादा थी, लिक्विडिटी यहां भी ज्यादा है, तो यहां की भी सिक्योरिटीज में बहुत हाई लिक्विडिटी होती है। क्योंकि आपको पता है मनी मार्केट की बैकबोन क्या है? मनी मार्केट की बैकबोन है डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, यानी कि DFHI, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो मनी मार्केट को बहुत सपोर्ट करती है। तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया मनी मार्केट की बैकबोन है। इस वजह से मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप बहुत जल्दी बेच के पैसा कमा सकते हो। अच्छा, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वहां पर रिस्क जो है वो कम होता है क्योंकि रिटर्न भी बहुत कम है। अब देखो, कैपिटल मार्केट में क्या पढ़ा था कि रिस्क ज्यादा है क्योंकि रिटर्न भी ज्यादा है। मनी मार्केट में क्या पढ़ा है कि रिस्क कम है क्योंकि रिटर्न भी कम है। अब बच्चा पार्टी आप लोग बताइए कि समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। देखो यार, ये जो मनी मार्केट का कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट बच्चे समझते हैं, मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपको तो आता है तो आप क्यों समझोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि यहां के जो कंसेप्ट है ना, ये बच्चों को पकड़ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्चों ने कभी मार्केट के बारे में सुना नहीं। न्यूज आता है तो बंद कर देते हैं, पेपर कभी पढ़ा नहीं, मार्केट के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो यार, अब इन ऐसे ही टॉपिक्स को समझने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, आपको रियल लाइफ सिचुएशन से वाकिफ होना पड़ेगा, आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। जब केस स्टडी आएगी ना, तो बेटा आप इसी में घूम जाओगे, क्योंकि अभी तो आपने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट पढ़ा है। अभी जब प्राइमरी सेकेंडरी आएगा तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मार्केट तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस लगाने भी जरूरी हैं, क्योंकि सही तरीके से सही गाइडेंस से पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखो, आपके बोर्ड्स के पेपर बहुत नजदीक आने वाले हैं। अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है, नवंबर में दिवाली है, दिसंबर में ठंडियां आ जाएंगी, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चाहिए 3 महीना आपके पास बचा है, फिर आपके पड़ जाएंगे फरवरी में। 15 फरवरी से आपके बोर्ड्स के पेपर है। ठीक है, जो कि मार्च तक चलेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भैया आप 3 महीने का समय आपके पास और बचा हुआ है। अगर अभी भी आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से शुरू नहीं किया ना, तो फिर बेटा भंटादार होने से कोई बचा नहीं सकता है। एंड मैं जानता हूं कि आज भी इस देश के बोर्ड्स में पढ़ने वाले 90% बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि वो अभी भी नर्वस है, वो अभी भी डर रहे हैं, और वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अब मैंने नहीं पढ़ा, मतलब अभी भी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं जनवरी आने पे पढ़ूंगा। तो बेटा मैं समझा दूं आपको कि ये कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास नहीं है, ये है 12th क्लास, ये है बोर्ड्स, यानी कि पूरा T20 मैच आपको खेलना पड़ेगा। जो आप 14 साल से टेस्ट मैच खेलते आ रहे हो ना, अब आपको T20 खेलना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और कोई नहीं पूछता नर्सरी में कितने मार्क्स आए थे, कोई नहीं पूछता 9th में कितने आए थे, 7th में कितने आए थे, लेकिन बच्चा पूछेगा, बंदे आपसे पूछेंगे, ये रिलेटिव्स, ये सोसाइटी आपसे पूछेगी कि 12th में कितने आए बेटा, CUET में एडमिशन लिया कि नहीं लिया बेटा, कॉलेज में गए कि नहीं गए बेटा।
ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको सारे रिसोर्सेस को एक जगह लेना होगा और उससे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करना होगा। रिसोर्सेज जैसे कि लाइव क्लासेस, रिसोर्सेज जैसे कि मॉक टेस्ट, रिसोर्सेज जैसे कि क्विजेस और किताबें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, और ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली है बेटा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है हमारी अड्डा 24/7 की ऐप पे। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, अपने आप को रजिस्टर करवाओगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, मेल आईडी वगैरह, फोन नंबर वगैरह डालोगे, तो होम के बगल में आ जाएगा कम्युनिटी ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप पे जाओ और मेरे कम्युनिटी ग्रुप को सर्च करो, अकाउंट्स एंड बीएसटी बाय हर्ष सर, और जाके उसको ज्वाइन कर लो। कर लिया ज्वाइन? अच्छा, ज्वाइन करने के बाद एक तो ये तरीका है कि आप वहां मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। इसके अलावा आप गूगल पे जाओ, आराम से जो है आप यहां पे ऑल कोर्सेज डालो, अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम नजर आ रहा होगा, फिर आप जाओ सीयूईटी पे, क्योंकि भैया बोर्ड्स के साथ साथ आप सीयूईटी की तैयारी भी कर रहे हो। ठीक है, अब देखो बेटा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि मान लो आप पढ़ तो चुके हो लेकिन आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, तो आपके पास ये देखो, अब सबसे सस्ता सीयूईटी का कॉमर्स टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉमर्स का टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है भैया मात्र 510 रुपए में। अब 510 रुपए तो यार कुछ भी नहीं होते हैं। 510 रुपए तो आप आराम से कहीं बाहर खाने जाते होगे तो खर्च कर देते होगे, तो भैया मॉक टेस्ट में क्यों नहीं। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप यहां पे बेटा कूपन कोड लगाते हो Y769, तो आपको ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये आपको 498 रुपीज का पड़ जाएगा, 500 रुपए का आपको पड़ जाएगा, यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा Y769 लगाने से। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि सर हमें मॉक टेस्ट नहीं पढ़ना, हमें किताबों के बारे में बताओ कि सर किताबें अच्छी कहां से मिल जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ ली है, और कितनी एनसीईआरटी पढ़े, और ऐसी किताबें जो सीयूईटी ओरिएंटेड किताबें हो, तो भैया वो ये हैं। देखो यहां पे ना, यहां पे आपको 4 किताबें मिलेंगी, और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की। ठीक है, मान लो आप मैथ्स नहीं भी लेके पढ़ रहे हो, तो 4 किताबें आपके काम आने वाली हैं। यहां पे भी आपको कूपन कोड लगाना है Y769, अप्लाई करना है, और ये देखो, ये जो किताबें हैं मात्र 580 रुपए में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 580 रुपए में 4 किताबें, यानी कि मान लो एक किताब की कीमत 100-110 रुपए हो गई। ठीक है, अब सवाल ये कि सर ऐसी कोई चीज बताइए जहां पे मॉक टेस्ट भी मिले, जहां पे किताबें भी मिले, जहां पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी मिले, तो और जहां पे सर सारे ये जितने भी बैचेस हम देखते हैं कि सीयूटी अड्डा के बहुत सारे बैचेस लॉन्च होते हैं, सर ऐसी चीज बताओ जहां पे सारे बैचेस का एक्सेस मिले, तो भैया वो है आपके लिए महापैक। महापैक में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, किताबें, मॉक टेस्ट, क्विज़ेस सब मिल जाती हैं। उसके लिए आपको अगेन वही कूपन कोड लगाना है Y769, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो ये है Y769, और आपको ये जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 78, जो आपको फाइनल प्राइस पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है 7884 का, और जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1614 रुपए का। अब देखो यार, 2-3 तरीके की बातें समझ लो। बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ना शुरू कर चुके हैं, एंड आपने अगर शुरू नहीं किया है तो आप उन बच्चों से पीछे हो, है ना। और दूसरी चीज ये कि ये जो प्राइस है ना, ये बहुत इनिशियल प्राइस से बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको इस समय मिल रहा है, जो कि 1600 रुपए का है। इनिशियली ऐसा नहीं था, लेकिन अब पहली बात तो महापैक के प्राइस को भी कम किया गया है, एंड डिस्काउंट के मार्जिन को बढ़ाया गया, यानी कि डिस्काउंट को बढ़ाया गया है। और इसके अलावा आपको मैंने ये 2-3 चीजें बता दी, एक चीज और बताना चाहूंगा, आप निपुण बैच में एनरोल कर सकते हो, जो इस समय करंट में चल रहा है। अगर आप थोड़े बहुत कम पैसे में पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो भैया Y769 आपको अगेन लगाना है, एंड निपुण बैच आपको 6600 रुपए का पड़ जाएगा। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप महापैक ही खरीदें, क्योंकि महापैक में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। बोर्ड्स की पढ़ाई, सीयूटी की पढ़ाई, सारी पढ़ाई यहां पे हो रही है। ठीक है यार, तो चलो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऐसी हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। फटाफट से आ जाइए क्लास के अंदर, और आप लोग आते ही एक नोटबुक और एक पेन निकाल लीजिए। इसी के साथ आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं ये बताने वाला हूं। तो देखो यार, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इस पूरे जो चैप्टर है ना फाइनेंशियल मार्केट की, 2 वीडियोस मैं पहले ही इस चैनल पे ऑलरेडी डलवा चुका हूं, यानी कि आपका जो पार्ट है,
पार्ट नंबर 1 जहां पे हम लोग ने फाइनेंशियल मार्केट को समझा था, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को और फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट्स को समझा था। फिर आया पार्ट नंबर 2 जहां पे मैंने आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ाया था, और ये है पार्ट नंबर 3 प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। तो अब देखो यार, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ना कैपिटल मार्केट के ही दो पार्ट्स हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीजों को कवर करने वाले हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड होंगी, और एक चीज प्राइमरी मार्केट के मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन भी कवर करने वाले हैं, है ना। चलो, तो यार सबसे पहले मैं आपसे दो तीन चीजें कहूंगा कि भैया आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ऐसे ही क्लास 12th की प्रिपरेशन के सारे लेक्चर्स आपके साथ पहुंच जाएं, आपके सामने पहुंच जाएं, और आप उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा सको। इसके अलावा आपको इन सारे सेशंस को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, एंड हमारी प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। जो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है इसी चैनल पे, चाहे वो मैं हूं, अमन सर हो, चाहे प्रिंस सर हो, सभी की प्लेलिस्ट आपके लिए बिल्कुल तैयार रखी हुई है। आप जा सकते हैं और सारे चैप्टर्स को, सारे पार्ट्स को वन शॉट्स में भी और अलग अलग पार्ट्स में भी कवर कर सकते हैं। तो चलो यार शुरू कर देते हैं अपने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राइमरी मार्केट को, लेकिन उससे पहले जो बच्चे ये वीडियो पहला देख रहे हैं ना, यानी कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं, उनको क्या करना है, उनको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से पहले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, और जो पहला वाला टॉपिक था ना फाइनेंशियल मार्केट, वो समझ लेना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई मैंने उस दिन क्या पढ़ाया था। मैंने आपको यह बताया था कि बेटा फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका मनी मार्केट है और एक आपका कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट है, एक आपका प्राइमरी मार्केट है और एक आपका सेकेंडरी मार्केट है। तो हम लोगों ने ये दो तीन चीजें कवर कर ली हैं, आज हम ये दो चीजें और कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट के पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले वही लाइन पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का एक सेगमेंट है हमारा प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। देखो, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में जाके अपने शेयर्स इशू करती है ना, तो उसे हम लोग न्यू इशू मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू इशू मार्केट कहते हैं। अगर जैसे मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी पहली बार जो है जा रही है और मार्केट में जाके शेयर्स इशू करने की सोच रही है, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? मुझे प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? आपकी कंपनी होगी तो आपको भी प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा। एज द सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहां प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं पहली बार बाय द कंपनीज थ्रू दिस मार्केट। इस मार्केट में कंपनियों के द्वारा पहली बार सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, इसीलिए इस मार्केट का नाम न्यू इश्यूज मार्केट भी है। लेकिन अब यहां पे एक बात देखने वाली है, सोचने वाली है कि बेटा यहां पे ना कंपनीज इशू कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कंपनीज शेयर को इशू कर रही हैं। तो देखो, ये आपकी कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए, और ये आपकी पब्लिक है, भाई पब्लिक को क्या चाहिए? शेयर चाहिए। तो पब्लिक ने पैसा दिया और पब्लिक को क्या मिला? पब्लिक को शेयर्स मिला। समझ रहे हो? कंपनी के पास शेयर है, कंपनी ने शेयर दिए और पब्लिक ने पैसे दिए, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट की व्यवस्था कहते हैं, और आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। बेटा इसको हम लोग आईपीओ भी कहते हैं। देखो, जब भी कोई कंपनी को प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करने होते हैं ना, तो वो आईपीओ करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। आगे समझते हैं। ये हो गया प्राइमरी मार्केट। भैया बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, है ना। बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको पहली बार, आपकी कंपनी को 2-4-10 साल हुए हैं, आपको पहली बार शेयर इशू करना है, तो कैसे करेंगे? तो बेटा एक ही तरीका है, प्राइमरी मार्केट से में आप जाके अपने शेयर इशू करोगे, यानी कि आईपीओ लॉन्च अपना करोगे, ठीक है ना। ये हो गई कहानी। ओके, लेकिन यहां पे सोचने वाली बात एक और है कि बेटा यहां पे दो पार्टीज है, एक तो कंपनी है और एक इन्वेस्टर है। कंपनी क्या कर रही है? शेयर बेच रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यहां पे पार्टीज कौन है। यहां पे दो पार्टीज हैं, एक तो कंपनी है और एक इन्वेस्टर है, ठीक है। कंपनी यानी कि जो शेयर बेच रही है, इन्वेस्टर यानी कि जो शेयर खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो यहां पे दो पार्टीज है। इट इन्वॉल्व्स डीलिंग बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। अब एक बात बताओ, क्योंकि कंपनी यहां पे अपने शेयर्स को इशू कर रही है, तो प्राइजेस को तय कौन करेगी? कंपनी तय करेगी। तो वो भी देख लेते हैं। प्राइजेस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द कंपनीज। अपने शेयर्स के प्राइजेस कौन तय करेगी? कंपनी खुद तय करेगी। ओके, ठीक है। उसके बाद
इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि पहली बार शेयर इशू करते हैं इसलिए इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट कहते हैं। कंपनियां प्राइसेस तय करेंगी तो वो हो गया, और यहां पे दो पार्टीज है, कंपनी और इन्वेस्टर, तो वो भी हो गया। इसके बाद एक चीज और, प्राइमरी मार्केट की कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। देखो सेकेंडरी मार्केट की फिक्स लोकेशन है, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन प्राइमरी मार्केट की कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है ना। अच्छा एक चीज और भाई, ये मुझे आपको लिख के थोड़ा समझाना पड़ेगा। एक तरफ है कंपनी और एक तरफ है इन्वेस्टर। अब बेटा एक चीज बताइए आप कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को बेचना चाह रही है और इन्वेस्टर्स अपने पैसे को कंपनी को देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, यही हो रहा है बिल्कुल। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या इन्वेस्टर यहां पे बेच सकता है? नहीं, इन्वेस्टर बेच नहीं सकता है। इन्वेस्टर सिर्फ खरीद सकता है। क्या? शेयर्स। बेटा बेचेगा कौन? कंपनी बेचेगी। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस। सिर्फ हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते नहीं है। समझ गए बात को, है ना। इन्वेस्टर्स शेयर को खरीदते हैं, बेचते नहीं है। इन्वेस्टर्स बेचेंगे कहां? सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, आते हैं। ओके, प्राइमरी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, और यही सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर सिर्फ सिक्योरिटीज को खरीदता है। उसके बाद प्राइजेस कौन तय करता है? कंपनी तय करती है। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग होती है, और प्राइमरी मार्केट की कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैपिटल आपके सेकेंडरी मार्केट को। सेकेंडरी मार्केट को समझने के लिए हमको यह समझना होगा कि भैया सेकेंडरी मार्केट भी कैपिटल मार्केट का ही पार्ट होता है, और यहां पे आप डील करते हो ओल्ड सिक्योरिटीज में। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज में डील करते थे, लेकिन यहां पे हम ओल्ड सिक्योरिटीज या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, बात समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। क्या बात हो रही है कि भैया प्राइमरी मार्केट में आप नए सिक्योरिटीज में डील करते हो, और सेकेंडरी मार्केट में आप पुराने सिक्योरिटीज में डील करते हो। ठीक है, ओके। आप समझते हैं सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के कुछ फीचर्स को। सबसे पहले सेकेंडरी मार्केट जो है वो ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का मार्केट है। बिल्कुल सही बात है। आगे समझते हैं। यहां पे आप इन्वेस्टर की नजर से देखोगे तो एक इन्वेस्टर शेयर्स को बेच भी सकता है और एक इन्वेस्टर शेयर्स को खरीद भी सकता है ना। बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस। यहां पे इन्वेस्टर क्या कर सकता है? खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा था? इन्वेस्टर सिर्फ खरीद सकता था। यहां पे प्राइजेस सिक्योरिटीज के कैसे तय हो रहे हैं? यहां पे प्राइजेस सिक्योरिटीज के तय हो रहे हैं बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि मार्केट की फोर्सेस जो कि डिमांड एंड सप्लाई होती हैं, वो सिक्योरिटीज के प्राइसेस को तय कर रही हैं। फर्ज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये टाटा का एक शेयर है। क्या है? ये टाटा का एक शेयर है। अब टाटा के शेयर को मैं बेचना चाहता हूं, अमन सर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, टाटा के शेयर को मैं बेचना चाहता हूं, अमन सर खरीदना चाहते हैं। लेकिन टाटा के शेयर सबके पास नहीं है, टाटा के शेयर्स लिमिटेड है। अब अगर अमन सर को खरीदना है तो अमन सर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बेचने वाले कम है, इसलिए उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई सप्लाई ही कम है। बादाम की सप्लाई कम है, आप महंगे दाम में भी खरीदते हो। वैसे शेयर्स कम है तो आप महंगे दाम में भी खरीदते हो। समझ गए बात को? तो भैया यहां पे एक शेयर की प्राइस कौन तय करता है? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस। अब यही टाटा का शेयर मेरे पास भी है और बहुत सारे लोगों के पास है, तो अमन सर से वो किसी से भी खरीद सकते हैं, और अब वो सस्ते रेट में खरीदेंगे। यानी कि जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतने प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है ना। ओके, यहां पे दो इन्वेस्टर्स के बीच में डील होता है। बेटा प्राइमरी मार्केट में क्या था? दो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डील होता था। स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट एट फिक्स लोकेशन। स्टॉक एक्सचेंज की एक फिक्स लोकेशन है। वो फिक्स लोकेशन क्या है? मुंबई में और दिल्ली में। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हो गई भाई आपकी कहानी, और ये हो गया आपका कंपैरिजन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में क्या बताया? वो न्यू इश्यूज है, सेकेंडरी में ओल्ड है। यहां पे बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ खरीदते हैं। यहां पे प्राइसेस कौन तय कर रहा है? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस। वहां पे कौन तय कर रहा है? वहां पे कौन तय कर रहा है? वहां पे कंपनी तय कर रही है। यहां पे दो इन्वेस्टर्स के बीच में डील हो रहा है, वहां पे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डील हो रहा है। यहां पे फिक्स लोकेशन है, प्राइमरी मार्केट की कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होती है। तो सर बस यही था आज की वीडियो में, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा। अरे नहीं यार, रुको जरा,
सबर करो, वो सबर आपको बहुत ही अच्छी तरह से जो है फल देने वाला है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मार्केट के। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लो कि मुझे प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स बेचने हैं, तो सवाल नहीं आ रहा है मन में सर कैसे बेचेंगे। मान लो मुझे प्राइमरी मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स पहली पहली बार लॉन्च करने हैं, आईपीओ लॉन्च करना है, मैं कैसे करूंगा सर? पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि मेरी कंपनी में शेयर इश्यू होने वाले हैं? उसके हैं 5 तरीके। पहला तरीका ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। पहला तरीका क्या है? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। मेरी कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे बेटा तुम्हारे स्कूल की मैगजीन होती है ना, स्कूल की मैगजीन होती है, स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है जहां पे स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। स्कूल कब बना, स्कूल के फाउंडर कौन थे, प्रिंसिपल कौन थी, कब आना है, कब जाना है, क्या ड्रेस पहननी है, एनुअल फंक्शन कब होगा, 15 अगस्त में क्या हुआ था, ये फोटो छपती है ना प्रोस्पेक्टस में। यानी कि किसी को भी स्कूल के बारे में अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो स्कूल की उस साल की मैगजीन या प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही कंपनी के लिए भी प्रोस्पेक्टस होती है। अगर किसी को भी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। द कंपनी अप्रोचेस द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक डायरेक्टली बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। कंपनी पब्लिक तक पहुंच पाती है प्रोस्पेक्टस डायरेक्टली इशू करके, और उसी प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि हमारी कंपनी अपने शेयर्स आईपीओ में लॉन्च करने वाली है, कितने रुपए के होंगे और आप सबको खरीदने हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि खुले पब्लिक में घोषणा कर दो, ऐलान कर दो कि हम जो है आईपीओ लेके आ रहे हैं, हम जो है बेच रहे हैं अपने शेयर्स। और वो ऐलान किसके द्वारा होगा? वो ऐलान होगा इंटरमीडियरीज के द्वारा, है ना, इशुइंग हाउसेस के द्वारा और स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा। यहां पे कंपनी अप्रोच करती है मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक डायरेक्ट इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशुइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है बच्चा पार्टी, बात समझ में आ गई ना? इंटरमीडियरीज और इशुइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा जब कंपनी पब्लिक तक पहुंचती है, इसे हम लोग कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तीसरा तरीका क्या है कि भैया पब्लिक में जाओ ही नहीं। जैसे मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी को शेयर इशू करना है, तो मैं पब्लिक में गया ही नहीं। मैंने पता है क्या किया? मैंने अपने रिलेटिव्स को शेयर बेच दिए, मैंने अपने एम्प्लॉय के रिलेटिव को शेयर बेच दिए, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर बेच दिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। द कंपनी कैन रेज फाइनेंस। कंपनी पैसा उठा सकती है मार्केट से बाय अलॉटिंग सिक्योरिटीज। शेयर्स अलॉट करके, किसको अलॉट करे? कुछ सेलेक्टिव लोगों को, सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ओनली। ठीक है, कुछ सेलेक्टिव लोगों को, कुछ सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को केवल कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर जो है वो बेच सकती है। ठीक है, कौन होते हैं ये इंडिविजुअल लोग? कंपनी के एम्प्लॉयज के रिलेटिव, कंपनी के मालिकों के रिलेटिव, उनके बीवी बच्चे दोस्त यार। हमारी कंपनी के शेयर्स अगर हम प्राइवेटली प्लेस कर देते हैं, पब्लिक में जाते ही नहीं है, तो वो भी भैया प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। चौथा तरीका क्या है? आईपीओ। आईपीओ मैंने आपको बताया इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी क्या करती है? ऑनलाइन द इन्वेस्टर्स में सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी ऑनलाइन। आप ऑनलाइन अपने सिक्योरिटीज को बेच दो, लोग ऑनलाइन खरीद लेंगे। अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था जिसका नाम है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे तो भैया किसी ना किसी का आईपीओ जो है लॉन्च होता ही रहता है। आप आईपीओ में शेयर्स खरीद सकते हो, है ना। उसके लिए क्या चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। उसके लिए क्या चाहिए, यानी कि मान लो मैं एज ए इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी के आईपीओ को खरीदना चाहता हूं तो कैसे खरीद पाऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट में आता है क्या? लास्ट में आता है आपका राइट इशू। अब ये बहुत सिंपल सा है, जब आप अपनी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दोबारा से नए शेयर्स इशू कर दो तो उसे कहते हैं राइट इशू ऑफ शेयर, है ना। देखो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन यू अलॉट सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अमन सर है और अमन सर के पास टाटा का एक शेयर है। अमन सर के पास टाटा का एक शेयर है, ठीक है, ओके है। अब टाटा का कंपनी का अमन सर के पास फोन आया कि अरे अमन सर आपके पास ना टाटा के 100 शेयर हैं, एक काम करो
50 शेयर और खरीद लो, आपके पास टोटल 150 शेयर कंपनी के हो जाएंगे। अमन सर ने राजी हो गए, तो अमन सर क्या हुए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हुए, उन्होंने दोबारा से उसी कंपनी के नए शेयर्स भी खरीद लिए। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये क्लास? देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि भैया प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, और मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से होते हैं। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, अगर किसी कंपनी को नए नए शेयर्स लॉन्च करने हैं तो प्राइमरी मार्केट जाएगी, अगर पुराने सिक्योरिटीज में आपको डील करना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट जाना पड़ेगा। तो भैया थैंक यू वेरी मच सारे बच्चों को सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड ये जो क्लास है ना हमारी, ये भी ऐसी कंटिन्यू रहेगी, सारे पार्ट्स की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। एंड नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप शेयर्स किसी भी कंपनी के खरीद सकते हो। यानी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिपॉजिटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भैया अगली वीडियो भी आपके लिए आ रही है बहुत ही जल्द, उसको भी फटाफट से कवर कर लेना। तो फाइनेंशियल मार्केट मजे मजे में आपका 10-10 20-20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऐसी हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और जुड़े रहो कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ। प्लेलिस्ट को कवर करना मत भूलना। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज सर्च एंड आई एम बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चौथी वीडियो जो होने वाली है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर होने वाली है, तो वो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। मेरे पीछे आपको इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की फोटो नजर आ रही होगी। एक तरफ है हमारा बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग बीएससी बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक तरफ है हमारा दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग एनएससी बोलते हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक एक्सचेंज वही जगह है जहां पे आपने सेकेंडरी मार्केट में पढ़ा था ना कि सेकेंडरी मार्केट हैज अ फिक्स्ड लोकेशन। तो भैया ये स्टॉक मार्केट ना वही जगह है जो सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको बताई थी। इन्हीं स्टॉक मार्केट्स के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्हीं स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से शेयर खरीदना और बेचना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलो यार जानकारी लेते हैं आगे इन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। सबसे पहली बेटा बात यह समझ लो कि स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है वो समझ लो। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, है ना, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो मैं सारे मेजर पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से बना सकते हो। कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज। किसको कंट्रोल करना है? डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग इन सिक्योरिटीज को। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, अभी आपको सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने सारी चीजें लिख ली है भाई। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि स्टॉक एक्सचेंज उन सारे लोगों का ग्रुप है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। अब चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर करवाई गई हो चाहे ना करवाई गई हो। अब मान लो बेटा मैं हूं, मेरा नाम हर्ष है, तो भैया मुझे अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत थोड़ा ना है भैया, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं जाके शेयर खरीद सकता हूं। ठीक है ना? तो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। असिस्ट करना यानी कि हेल्प करना, रेगुलेट करना यानी कि चलाना, और कंट्रोल करना यानी कि पूरे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना या पूरे शेयर्स की खरीदने और बेचने की प्रोसेस को कंट्रोल करना। तो असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो यहां पे इसकी बात हो रही है। कुल मिलाकर मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, स्टॉक एक्सचेंज ही वही जगह है, ये वही जगह है जहां पे आप शेयर्स को खरीद सकते हो और अपने शेयर्स को बेच सकते हो। अब ये डेफिनेशन थोड़ी टिपिकल लग रही होगी सुनने में, लेकिन टिपिकल है नहीं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऐसे पढ़ोगे पार्ट्स में ना तो इस डेफिनेशन को लिख ले जाओगे। दूसरी बात बेटा, ये डेफिनेशन कानून के अंदर लिखी हुई है तो थोड़ा डिफिकल्ट होना बनता है। तो मैं आपको ले आता हूं बिल्कुल आसान चीजों पे, है ना। और वो आसान चीजें क्या है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस को समझोगे ना तो आप पूरे स्टॉक एक्सचेंज को भी समझ जाओगे।
जब आप स्टॉक एक्सचेंजेस के फंक्शंस को समझोगे तो आप स्टॉक एक्सचेंजेस को भी समझ जाओगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज के कुछ फंक्शन है। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके का सेकेंडरी मार्केट है जहां पे आप सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकते हो। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म देता है, एक रेडी मेड एंड कॉन्टिन्यूअस मार्केट देता है। स्टॉक एक्सचेंज एक रेडीमेड और कॉन्टिन्यूअस मार्केट देता है ताकि आप सिक्योरिटीज की सेल और परचेज कर सको। क्या कर सको? सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सको। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, एक रेडीमेड मार्केट है, एक कॉन्टिन्यूअस मार्केट है जिसके द्वारा आप सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हो, है ना। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है और मार्केटेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको पहले दूसरे हर लेक्चर में बताया है। लिक्विडिटी का मतलब ये पेन है, मैं मार्केट में ले जाके अगर बेचूंगा, देखो पेन गिर गया, कोई नहीं, ये पेन है और मैं इसको मार्केट में ले जाके बेटा अगर बेचना चाहूंगा तो ये बिक जाएगा, यानी कि ये पेन हाईली लिक्विड है। एनीथिंग विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश इज नोन एज हाई लिक्विड, ठीक है, यानी कि ये पेन लिक्विड है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस ही वो प्लेटफॉर्म है जो सिक्योरिटीज को लिक्विड बनाता है, यानी कि सिक्योरिटीज को हम कभी भी कैश में और कैश को कभी भी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मार्केटेबिलिटी का मतलब है कि भैया यही तो मार्केट है ना, तो सिक्योरिटीज को मार्केट देता है कि भैया ये जगह है, आके खरीदो और बेचो। अगला, helps in determining the prices of the securities through the forces of demand and supply। स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके का मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट का नाम होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो क्योंकि ये एक तरीके का मार्केट है तो यहां पे सिक्योरिटीज के प्राइसेस भी तय किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है? सिक्योरिटीज के प्राइसेस को तय करना। ओके, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज लोगों के अंदर यानी कि जनरल पब्लिक यानी कि हम लोगों के अंदर सेविंग का और इन्वेस्ट करने का, पैसा बचाने का और पैसा लगाने का सही जगह इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज, ये भी काम करता है कि भैया जनरल पब्लिक के अंदर बचाने की और इन्वेस्टमेंट की हैबिट जो है वो डेवलप हो। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि जो भी शेयर में खरीदना और बेचना चल रहा है ना वो फेयर हो और सेफ हो। वो क्या हो? वो फेयर हो और सेफ हो, यानी कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी मैल प्रैक्टिसेस ना हो रही हो। इट हेल्प्स द कंपनीज इन रेजिंग फाइनेंस। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है कंपनीज को फाइनेंस रेज करने में, यानी कि पैसा मार्केट से उठाने में, एंड कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। भाई ऑब्वियसली बात है, कोई कंपनी अगर शेयर इशू करेगी तो उसके शेयर बिकेंगे और पैसा कंपनी के पास आएगा, इसी को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज है ना। और बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ में भी स्टॉक एक्सचेंज का बहुत रोल होता है। अब इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज वही जगह है जहां पे आप स्पेकुलेशन कर सकते हो। स्पेकुलेशन का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो उसका मतलब होता है कि दांव लगाओ और बाजी जीतो। तो क्या मैं यहां पे जुए की बात कर रहा हूं? नहीं बेटा, जुआ किस्मत से चलता है, लक से चलता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का स्पेकुलेशन जो है ना वो रिसर्च से चलता है। आपकी रिसर्च मजबूत है, स्ट्रांग है और आप जानते हो कि किस कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है और कब बेचना है, तो भैया आप पैसे कमा सकते हो इन अ कंट्रोल्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड मैनर, ठीक है। अफलातून नहीं करना है, कंट्रोल मैनर में स्पेकुलेशन करना है। तो चलो अब सारे पॉइंट्स को एक बार और नजर मारते हैं। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक फंक्शन यह है कि सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पे आप जाके सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटीज के प्राइसेस को कौन तय करता है? स्टॉक एक्सचेंज, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, इसके अलावा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप करता है लोगों के अंदर, एक लीगल फ्रेमवर्क बना के देता है ताकि फेयर और सेफ डीलिंग चलती रहे। कंपनीज को हेल्प करता है फाइनेंस को उठाने में और कैपिटल फॉर्मेशन में और पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसके अलावा हेल्दी स्पेक्यूलेशन, है ना, स्पेक्यूलेशन जो हो वो हेल्दी हो, इसके बारे में बात करता है कि भैया जो दांव लगा रहे हो वो हेल्दी तरीके से, यानी कि कोई फ्रॉड, कोई मैल प्रैक्टिस, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना, अंदर की इंफॉर्मेशन लीक करके पैसा नहीं कमाना है। जो करना है सही तरीके से करना है, ईमानदारी से करना है। और बेटा लास्ट यहां पे टॉपिक क्या है? लास्ट यहां पे टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पता है क्या है? वो है डीमटेरियलाइजेशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले वाले पार्ट में बताया था जहां पे मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पढ़ा रहा था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर एज अ इन्वेस्टर आपको सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को बेचना है या खरीदना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको खुलवाना पड़ेगा एक डीमैट अकाउंट।
ठीक है, देखो बेटा पहले क्या होता था ना, पहले बेटा कागजों में शेयर्स होते थे, पहले कागजों में शेयर्स होते थे, लेकिन इन कागजों के साथ दो तीन नुकसान थे। पहला तो कागज पे नकली सिग्नेचर हो सकता है, यानी कि फॉर्जरी का नुकसान था, है ना। दूसरा, कागज के खो जाने का डर था। और तीसरा, चोरी हो जाने का डर था, खो जाने का और चोरी हो जाने का। कागज में ये सारी चीजें थी, लेकिन अब ऑनलाइन शेयर्स को खरीदा और बेचा जाने लगा है। कैसे खरीदा और बेचा जाएगा ऑनलाइन? वो खरीदा और बेचा जाएगा डीमैट अकाउंट के माध्यम से, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हो, उस प्रोसेस को हम लोग डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। एंड डीमैट अकाउंट जब से लोगों ने खुलवाया, तो ना फॉर्जरी होने का डर रह गया, ना लॉस होने का और ना चोरी होने का डर जो है आपके अंदर रह गया। समझ रहे हो ना, कोई भी डर आपके अंदर बचा ही नहीं। ओके, तो भैया डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमटेरियलाइजेशन इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं। परंतु डीमैट अकाउंट खुलेगा कहां पे? डीमैट अकाउंट खुलेगा डिपॉजिटरी में। और डिपॉजिटरीज इंडिया में दो हैं। पहली है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, यानी कि एनएसडीएल, और दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि सीडीएसएल। पहली क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, और दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल। बहुत ज्यादा इन डिपॉजिटरीज की डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि ये दो डिपॉजिटरीज है। इन डिपॉजिटरीज के अंदर ही हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे और बेचे जाते हैं डीमैट अकाउंट के माध्यम से। The depository participant serves as a link between the investor and the depository. ठीक है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में एक लिंक की तरह जो है बेटा काम करते हैं। तो आई होप कि बच्चों आप लोग को ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब यार ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए एंड रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करने के लिए और अपने बोर्ड्स एग्जाम में बहुत एक्सेल तरीके से मार्क्स लाने के लिए ना, आप क्या कर सकते हो? आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बैचेस के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे आपने हमारे कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को इतना प्यार दिया ना, इतना सपोर्ट दिया और आपने उस पर मेहनत भी की, बेटा बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप डाउनलोड हो जाएगी और ऐप को डाउनलोड करते ही आप जाओगे यहां पे सीयूईटी में। अब सीयूईटी में भाई आपको क्लास 12th और सीयूईटी दोनों की पढ़ाई करवाई जा रही है। तो आप अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पे गए, स्टोर पे जाना है और फिर उसके बाद आपको जाना है सीयूईटी कॉमर्स पे। सीयूईटी कॉमर्स पे जाके आप हमारे महापैक में एनरोल कर सकते हो। महापैक एक ऐसा पैक है जहां पे सीयूईटी और बोर्ड से रिलेटेड जितने भी बैचेस हैं उन सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट और किताबें भी आपको इसमें महापैक में मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, ई बुक्स मिल रही हैं, क्विज़ेस मिल रही हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट, और बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको कोई कमी मॉक टेस्ट की नहीं पड़ेगी। जैसे ही बेटा आप यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको एक कूपन कोड लगाना है Y769 एंड उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो इसका प्राइस फाइनल पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 7884। पहली बात तो बेटा इनिशियल प्राइस 9499 था, बट कूपन कोड अगर आप लगाते हो Y769 तो ये पड़ता है Y1614 के ऑफ पे, आपको मिल जाएगा 7,884 रुपए का, ठीक है ना। तो इस महापैक में एनरोल करने के फायदे ये है कि आपको बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है एंड ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से विद क्वेश्चंस कवर करवाए जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आपको वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा सेबी के ऊपर और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको टाइम से वो वीडियो मिल जाए, इसके लिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर का 5वां पार्ट, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, यानी कि सेबी को। तो सेबी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे, डिटेल में कवर करने वाले हैं अपने इस टॉपिक को। अब जो ये सेबी है बेटा, ये आपकी क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पेपर के लिए जो
टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के फंक्शन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आते हैं और आपको सारे के सारे कंसेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये मेरे पीछे आप जो देख सकते हो वो एक सेबी का ऑफिस है ना। और अब चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा सेबी के बारे में, सेबी को कब बनाया गया, सेबी के क्या काम हैं और सेबी के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेबी का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है? जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, जो हमारे सिक्योरिटीज मार्केट है ना, उनको रेगुलेट करना। रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सभी का मेन काम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार या सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब है उसको चलाते रहना। ओके, It was established in the year 1988 by the Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है भाई, ओके। इट वॉज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद देखो वॉस लिखा है ना बेटा, वॉस का मतलब है कि 1988 के टाइम पे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रखा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है इसको रखा गया था। इट वॉज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आप हिंदी में आप अगर बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो? वित्त मंत्रालय। भारत सरकार का एक मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, उसके अंदर पे 1988 में सभी को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ओके, लेकिन बेटा 1992 में कुछ ऐसा हुआ कि सभी को उसकी स्टैट्यूटरी पावर्स देनी पड़ी। स्टैट्यूटरी पावर्स यानी कि बेटा अब सभी किसी भी मंत्रालय के अंदर काम नहीं करेगी। अब जो सभी है वो अपने मन से काम करेगी, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनके सामने आएगी। क्या बनके? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनके सामने आएगी। इसके लिए बेटा लोकसभा के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था कि कुछ ऐसा हुआ 1992 में कि सभी को उसकी स्टैट्यूटरी पावर्स देनी पड़ी और किसी भी सरकार के कंट्रोल में और किसी भी मिनिस्टर के कंट्रोल में और किसी भी मिनिस्ट्री के कंट्रोल से उसको हटा दिया गया। अब ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हमारे इंडिया में हैं, जैसे सीबीआई, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप देखो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बेटा वैसे ही आईआरडीएआई, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरबीआई, और अब आती है सेबी। सेबी को भी स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई, यानी कि सेबी को एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। तो सबसे पहले सवाल यह है कि सर ऐसा क्या हुआ 1992 में कि सभी को इंडिपेंडेंट पावर्स देनी पड़ी? बेटा 1992 में हर्षद मेहता जी ने शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम कर डाला और उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो है नरसिम्हा राव जी, वो भी उस स्कैम में शामिल थे। इल्जाम अभी तक साबित नहीं हो पाया है, तो वो एक अलग कहानी है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। इतना समझ लेते हैं कि उन्होंने अपने वकील राम जेठमलानी से कहलवा के इल्जाम लगाया था। अब क्योंकि यहां पे एक सरकार का इन्वॉल्वमेंट आ गया इतने बड़े स्कैम में, ठीक है, तो इसी वजह से जो सेबी है इसको किसी भी सरकार के अंदर रखने से मना कर दिया। एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसके द्वारा सेबी को 1992 30 जनवरी को क्या दे दी गई? स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई। ओके, और इस ऑर्डिनेंस को बाद में पता है क्या कहा गया? इस ऑर्डिनेंस को बाद में कहा गया सेबी एक्ट 1992, यानी कि ये अपने आप में एक कानून बन चुका था। सेबी एक्ट 1992 अपने आप में ये एक कानून बन गया, ठीक है, 1992 का कानून। और अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, यानी कि सेबी के अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि सेबी के डिपार्टमेंट, सेबी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट को हेड करते हैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना। सभी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, अब कितने डिपार्टमेंट है ये आपके लिए इररिलेवेंट है, ये आप छोड़ दो, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सभी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में लोकेटेड है और सभी के 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि सबसे पहला है कोलकाता, फिर आता है चेन्नई, फिर आता है दिल्ली और फिर आता है आपका जो आपके तीन रीजनल ऑफिसेज हैं और मुंबई वाला हेड ऑफिस है, यानी कि 4 जगह है, 4 महानगर,
है ना, एक आपका मुंबई महानगरों में से एक है, और एक आपका कोलकाता, एक आपका चेन्नई, और एक आपका न्यू दिल्ली। इन चारों जगह पे सेबी के जो ऑफिसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन सीयूईटी 2023 के पेपर में आ चुका है, तो भैया प्लीज इस पूरे टॉपिक्स को आप जरा आराम से और ध्यान से पढ़िए। सीयूईटी 2023 में एक क्वेश्चन एक सेट में यहां से आया था कि सभी के कितने रीजनल ऑफिसेज हैं। ऑप्शन में था 4, 6, 8, 12। आपको जो है 4 वाले पे टिक करना था, यानी कि मुंबई के साथ साथ आपको कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली वाले को टिक करना था। सेबी की 2 एडवाइजरी कमिटी है, एक है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी और एक है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी। बेटा आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को भी 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो एक है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और एक है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, है ना। इस कमेटी का काम क्या होता है? सभी को अलग अलग मुद्दों पे एडवाइस देना, सजेशन देना और कंप्लेंट्स को हैंडल करना। अब आप सोचेंगे सर इन कमिटीज में है कौन, मतलब कौन इन कमिटीज को चलाता है? तो देखो, इस कमिटी में बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, यानी कि ब्रोकर्स और ब्रोकर्स के एसोसिएशन, इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन होती है। इसके अलावा बहुत सारे और इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, और ये सारे वो लोग होते हैं जिनको सेबी रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि अरे गहरे लोग नहीं होते हैं, बहुत काम के, बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल और बहुत अकलमंद लोगों की यहाँ पे पूरी फौज है इन एडवाइजरी कमिटीज के अंदर। तो ये हो गया बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। अब बात करते हैं सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेबी का ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहां पे कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी ट्रेड करते समय, शेयर को खरीदते या बेचते समय कोई मैल प्रैक्टिस ना हो, टू प्रिवेंट द ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिस इन दी सिक्योरिटीज मार्केट। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के राइट्स और इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी सेबी का होता है। इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को गाइड करना और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का काम भी सेबी का होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, जैसे बेटा हमारी फैमिली में जो हमारे फादर है ना, वो सबको डिसिप्लिन में रखते हैं, वो घर के मुखिया होते हैं, वैसे ही सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की मुखिया है। स्टॉक एक्सचेंज अच्छे तरीके से चलता रहे, डिसिप्लिन में चलता रहे, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी क्या करती है? एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। कोड ऑफ कंडक्ट में सारी चीजें लिखी होती है कि कैसे काम करना है, कब क्या काम करना है, ये सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखी होती हैं। ठीक है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली होता किसके लिए है? ब्रोकर्स के लिए होता है, मर्चेंट बैंकर्स के लिए होता है, विद अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल, ताकि उनको कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल जो है वो बनाया जाए। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना और सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करने का काम जो है सेबी करती है। स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना और सिक्योरिटीज मार्केट को अच्छे तरीके से प्रमोट करना मतलब आगे बढ़ाने का काम भी सेबी करती है। तो बेसिकली सेबी के 4-5 ऑब्जेक्टिव है। किसी भी ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस को रोका जाए, इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाए, इन्वेस्टर्स को गाइडेंस दी जाए और इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाए। ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इंटरमीडियरीज, इन सब के लिए अंडरराइटर्स, इन सब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, और इसी के साथ साथ सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना और स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने का काम भी सेबी का होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया सेबी का रोल क्या है। सबसे पहला जो सेबी का रोल है वो ये है, ठीक है, कि ये सिक्योरिटीज को इशू करने की इजाजत देती है। सबसे पहला रोल तो यही है, ठीक है, कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और सेबी का प्लेटफॉर्म क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर रेजिंग कैपिटल इन एन इजी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। अगर सेबी है तो स्टॉक एक्सचेंज है, और अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो वो एक प्लेटफॉर्म है ताकि आपकी कंपनी कैपिटल को रेज कर पाए अच्छे, बहुत अच्छे तरीकों में। तो भैया यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि सेबी में 3 ग्रुप्स की नीड को रिस्पॉन्स करना होता है, यानी कि सेबी की जो जवाबदेही है ना वो 3 ग्रुप ऑफ पीपल को है। पहला कौन है? पहले हैं आपके इन्वेस्टर्स, ठीक है, दूसरा कौन है? कंपनीज, और तीसरा कौन है बेटा? वो आपके इंटरमीडियरीज, यानी कि ब्रोकर्स वगैरह, अंडरराइटर्स वगैरह, ये इनके तीसरे पार्टीज हैं।
अब सेबी को एक फादर की तरह अपने 3 बच्चों का ख्याल रखना है, और वो 3 बच्चे कौन है? इन्वेस्टर्स, कंपनीज और इंटरमीडियरीज। सबसे पहला, कंपनीज के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, कंपनीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहां पे आप अपने कैपिटल को रेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स की बात किया जाए तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होता है। ओके, इसके लिए इन्वेस्टर्स को ट्रू एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन भी मुहैया करवाई जाती है सेबी की तरफ से। ठीक है, अब ये हो गया इन्वेस्टर। और लास्ट में आता है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज को हमारी जो सेबी है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इंटरमीडियरीज को, मार्केट के इंटरमीडियरीज जैसे कि ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है सेबी की तरफ से, ताकि ये अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें एंड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। देखो बेटा, टोटल बात इतनी सी है, आप 100 बात की एक बात समझो कि सेबी की जिम्मेदारियां 3 लोगों को लेके हैं। पहला इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर्स को सही जानकारी मिलती रहे। दूसरी कंपनीज, कंपनी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से कंपनीज पैसा उठा सके। और तीसरा इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का बेसिकली काम क्या है? मतलब इंटरमीडियरीज के लिए बेसिकली सेबी का काम क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जहां पे इंटरमीडियरीज अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बेटा आई होप कि आप लोग पूरी बात जो है समझ गए होंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेबी के फंक्शंस की ओर। अब देखो भैया, सेबी के जो है वो 3 फंक्शंस हैं। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंट फंक्शन और तीसरा है रेगुलेटिंग फंक्शन, रेगुलेशन का फंक्शन। सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्टिव फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेबी का काम है कि वो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करे किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से और किसी भी ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस से, है ना। तो देखो, सेबी का काम है कि भैया फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोके, जिससे इन्वेस्टर्स को कोई भी नुकसान अगर होना हो तो ना हो। फेयर प्रैक्टिसेस का प्रमोशन करे, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, एक कोड ऑफ कंडक्ट निकाले सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? ऐसे स्टेप्स सेबी ले ताकि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ी और जानकारी बाहर मिल पाए, है ना। जब जरूरत पड़े तो स्टॉक मार्केट के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। और इनसाइडर ट्रेडिंग, बेटा इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कंपनी के अंदर की जानकारी को लीक कर दो और उसको स्टॉक मार्केट में अपने फायदे के लिए यूज करो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सेबी का काम है कि उसको कंट्रोल करे और जो लोग भी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या है? फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोको, फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट को बढ़ावा दो, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाओ, है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोको और जो वो लोग काम करें इनसाइडर ट्रेडिंग का उन पे पेनल्टी इंपोज करो। अगर आप सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। सेबी का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्रियम्बल ऑफ सेबी। इसमें सिंपल सी बात लिखी हुई है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। बेसिकली यहां पे 2-3 चीजें बताई गई हैं। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना है, डेवलपमेंट, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट और डेवलप करना है। यही सेबी का प्रियम्बल कहता है। अब आप पूछोगे सर प्रियम्बल याद करके जाना चाहिए? देखो बेटा, प्रियम्बल याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत इच्छा है याद कर लो और पेपर में लिख के आना, लेकिन प्रियम्बल गलत मत लिख के आना। ठीक है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद होता है तो सही याद होना चाहिए, गलत लिख के मत आना, नंबर कटेंगे। ओके, तो दोबारा बता रहा हूं, देखो ये जो 4 फंक्शंस मैंने आपको बताया, देखो ये तो प्रियम्बल है। ये जो 4 फंक्शंस मैंने आपको बताया ना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पे सारे काम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बात जो है कही जा रही है। फ्रॉड प्रैक्टिसेस को रोकोगे तो किसकी प्रोटेक्शन होगी? इन्वेस्टर की। फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करोगे तो किसकी प्रोटेक्शन होगी? इन्वेस्टर की। और यहां तो लिखा ही हुआ है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करनी है। पेनल्टी इंपोज करोगे ऐसे लोगों के ऊपर जो फ्रॉड कर रहे हैं और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकोगे तो किसके बेनिफिट की बात होगी? इन्वेस्टर के बेनिफिट की बात होगी। ओके, अब आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी बहुत कुछ ऐसा करती है जिससे क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी। तो देखो सबसे पहले इंटरमीडियरीज यानी कि ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स और अंडरराइटर्स, इन सारे लोगों की कायदे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना सेबी का काम है।
है ना, रिसर्च कंडक्ट कराना और जानकारी पब्लिश कराना यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये भी एक सेबी का ही काम होता है। और कैपिटल मार्केट की वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना भी सेबी का ही काम होता है। देखो कैपिटल मार्केट अपनी समझ से काम करता है, बहुत सभी उस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती कि भैया ऐसे ही काम करो, तो कैपिटल मार्केट की वर्किंग फ्लेक्सिबल हो सके इसके लिए भी सेबी ही देखती है। ठीक है, लास्ट में बेटा हम लोग आ जाते हैं, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। लास्ट में जो पॉइंट है वो क्या है, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। सबसे पहले सेबी का काम होता है ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स जो भी फाइनेंशियल मार्केट में है उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनका रेगुलेशन करना। इसके अलावा भैया जो भी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और अदर प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन करना सेबी का काम होता है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात किया जाए और इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात किया जाए तो उनका रजिस्ट्रेशन करना भी सेबी का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें, मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, कोई ऑडिट बैठाना है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो वो काम भी आपका सेबी का ही होता है। ऑडिट मतलब क्या होता है, रीचेकिंग ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा बेटा आप देखो अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स और पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना भी सेबी का काम होता है। यानी कि भैया सेबी का काम क्या है, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस अच्छे तरीके से काम करते रहें, यह देखना भी सेबी का ही काम होता है। और अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है तो उसकी जो टेक ओवर की बोली लगने वाली है, नीलामी होने वाली है, वो काम भी सेबी का ही होता है। ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, अदर प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन, इंक्वायरी या ऑडिट बैठाना, स्टॉक एक्सचेंजेस का रेगुलेशन, ये सारा काम भैया सेबी का हो जाता है। तो बच्चा पार्टी थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो मार्केटिंग की होने वाली है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।